So let us solve some more questions. Question number 5. Question number 5 says a spherical shell of radius B has a charge capital Q. If it is expanded to a radius A, find the work done. मतलब क्या है, एक स्फीयर है B रेडियस का, उसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज रखा हुआ है, उसको हमने एक्सपांड करना है और एक्सपांड करने के बाद आपको फाइंड करना है कि वो एक्सपांड करने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा. ऑलराइट, लेट्स सी हाउ टू डू दिस. We all know that the work done is nothing but the difference between the potential energies. मतलब final potential energy minus initial potential energy. तो इसके लिए हमने find करना पड़ेगा what is the potential energy of the charged sphere itself. मतलब वो जो चार्ज हमने उसके ऊपर चढ़ाया है, वो चढ़ाते समय हमें कितना काम करना पड़ा, that is the potential energy of the charge charge sphere. इसी को हम सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं, सेल्फ एनर्जी ऑफ द कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर. आज देखते हैं हाउ टू फाइंड द सेल्फ एनर्जी. सबसे पहले लेट अस कंसीडर द स्फीयर विथ रेडियस b. While the charging process was going on, let us consider at a given instant the charge on the sphere is dq. ठीक है, मतलब पहले अभी उसके ऊपर चार्ज ऑन द स्फीयर इज q, चार्ज ऑन द स्फीयर इज q, और हमें क्या करना है, वो q रहने के बावजूद हमें और dq लाकर उसके ऊपर उसको चढ़ा देना है. जाहिर है कि ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ज है प्लस q, वो और पॉजिटिव चार्ज को आने से रोकने वाला है. एंड सो वी हैव टू डू सम वर्क. हाउ मच इज द वर्क रिक्वायर्ड टू deposit an additional charge dq? Let us see. उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसका पहले से पोटेंशियल कितना है. सो चार्ज अगर स्मॉल q है तो पोटेंशियल ऑफ अ स्फेरिकल शेल वी नो इज kq by r, मतलब 1/4 pi epsilon naught q upon b. यहाँ का q है स्मॉल q, है ना, इंटरमीडिएट चार्ज, और रेडियस है b. Now work done in depositing an additional dq charge will be qv into dq, v into dq, right? तो ये v है into dq, this is my dw. तो अब मुझे देखना है कि जब मेरे पास कुछ भी चार्ज नहीं था और जब फाइनल चार्ज कैपिटल Q हो गया, तब तक मैंने कितना काम किया है. So I have to integrate, isn't it? Integration of w, rather integration of dw gives me w. Or integration is of this term q dq upon 4 pi epsilon naught b. What are the limits of the integral? Well, limits of the integral are the initial charge to final charge. Initial charge कितना था हमारा, 0 था, और final charge कितना बनने वाला है, वो बनने वाला है capital Q. And therefore the integration is between 0 and capital Q. ठीक है, अब चलते हैं आगे और ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं. इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है. उसमें से जो ये 1/4 pi epsilon naught b है, वो तो वैसे ही इंटीग्रेशन के बाहर आने वाला है, और अंदर क्या बचेगा, q dq, that is q raised to 1 dq. इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, q square by 2, isn't it? Because integral x dx is x square by 2. तो इसका हो जाएगा q square by 2. Again we have to put the limits. What are the limits? 0 to capital Q. और डालेंगे फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट. वेल इनिशियल लिमिट तो 0 ही है, तो फिर क्या होगा हमारा वर्क डन, इट इज q स्क्वायर, यहाँ पर कैपिटल Q हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b. 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, एंड देयरफॉर माय सेल्फ एनर्जी इज q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट b. ठीक है, दिस इज द एनर्जी ऑफ द स्फीयर विथ रेडियस b. अब आपको ये b को एक्सपांड करना है एंड यू टू टेक इट टू द रेडियस ऑफ a एज दे हैव सेड. तो कितना होगा काम, वो लेट अस सी. ua क्या हो जाएगा, मतलब जो फाइनल एनर्जी होंगी वो क्या होगा, उसमें चार्ज तो सेम ही है ना, सिर्फ हमने चेंज क्या किया है, हमने जो उसका रेडियस था वो चेंज किया है. तो रेडियस चेंज हो जाएगा तो उसका फॉर्मूला मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगी. कितनी होगी, वो ऐसे ही रहेगी, जस्ट b को क्या करना है, हमको a करना है. तो ua विल बी q स्क्वायर अपॉन
8 pi epsilon naught A. This is my final energy. And therefore, how much is the work done in expanding the sphere? It is going to be final potential energy minus initial potential energy, isn't it? तो क्या होगा वो UA minus UB, that is Q square upon 8 pi epsilon naught A minus Q square upon 8 pi epsilon naught B. उसमें से ये जो चीज है वो हम बाहर निकालेंगे और अंदर बचेगा 1 by A minus 1 by B. तो कितना काम करना पड़ा हमको? इट इज Q square by 8 pi epsilon naught into bracket 1 by A minus 1 by B. अब देखिए कि जो मेरा फाइनल रेडियस है वो इनिशियल रेडियस से बड़ा है ना, बिकॉज वी हैव एक्सपांडेड. अब जो एक्सपांड करने के बाद जो रेडियस बड़ी है, मतलब मेरा A जो है ये बड़ा है, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर छोटा है. मतलब ये दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है? इट इज 1 by B एंड दैट इज निगेटिव. इसका मतलब है ये जब मैं कैलकुलेट करूंगी पूरा तो उसकी वैल्यू कैसे आने वाली है, पॉजिटिव या निगेटिव? इट इज गोइंग टू बी निगेटिव, इजंट इट? मतलब मुझे निगेटिव काम करना पड़ेगा. अब सोचते हैं कि निगेटिव काम क्यों करना पड़ेगा? हाँ, तो निगेटिव काम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब वो बॉल के ऊपर ऑलरेडी हमने Q चार्ज दे दिया है. नाउ सी दे आर ऑल पॉजिटिव चार्जेस एंड दे आर रिपेलिंग ईच अदर. लेकिन बिकॉज दे कैन नॉट लीव द सरफेस ऑफ द स्फीयर, वो बैठे हुए लेकिन बड़े गुस्से में और वो चाहते हैं कि एक दूसरे से जितना दूर जा सके उतना जाए. मतलब व्हेन वी आर एक्सपांडिंग द बॉल वी आर एक्चुअली डूइंग देम अ फेवर. हम उनकी जो मर्जी है वैसा ही हम करना चाहते हैं, तो वो बड़ी खुशी से करेंगे और जब वो खुशी से वो चीज करते हैं तो हमें निगेटिव वर्क करना पड़ता है. मतलब एक्चुअली वर्क तो वही कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, है ना? ऐसा हम समझ सकते हैं. जब उनकी खुशी के साथ हम करते हैं तो हमारी एनर्जी कम हो जाती है, हमारा वर्क डन निगेटिव होता है. उनकी मर्जी के खिलाफ हम करते हैं तो हमारा वर्क पॉजिटिव होता है और उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है. ठीक है ना? एंड दैट इज व्हाई व्हेन वी कैलकुलेट दिस बाय पुटिंग A एंड B, जैसे हमने A को 2B डाल दिया तो आप देख लेंगे क्या हो जाएगा. इट विल बी अ निगेटिव वैल्यू, है ना? एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाई इट इज निगेटिव. जब भी हमारी ऐसी वैल्यूज आती है ना, पॉजिटिव निगेटिव, हमेशा सोचना चाहिए कि ऐसे क्यों हो रहा है एंड डज इट गिव मी सम इनसाइट इनटू इट. ऑलराइट, सो लेट्स गो अहेड. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड माय कॉन्सेप्ट. चलिए आगे चलते हैं. तो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. अ डाइपोल विथ चार्जेस -Q and +Q located at 0 -B0 and 0B0 is present in a uniform electric field E. The equipotential surfaces of E are parallel to YZ plane. First question is what is the direction of E? And the second question is how much torque will the dipole experience? थोड़ा अलग क्वेश्चन है. Let us look at it very carefully. मैं एक बार फिर से रीड करती हूँ. A dipole with charges -Q and +Q located at this point and this point. First of all, see which are these points. First point is 0 -B0 and the second point is 0B0. Where do they lie? देखिए x y z हम लिखते हैं. x और z कोऑर्डिनेट्स 0 है, मतलब ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है. सिमिलरली ये पॉइंट भी y एक्सिस पे लाई करता है. तो सबसे पहले हमने y एक्सिस बनाई, सो लेट दिस बी माय y एक्सिस और इसके ऊपर ये दोनों मैंने पॉइंट्स दिखा दिए. दिस इज 0 -B0, दिस इज 0B0 और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना वो मेरा ओरिजिन है. This is origin and the dipole will be present at 0 -B0 and 0 +B0 इनके बीच में. And the dipole moment is always from negative charge to positive charge. तो यहाँ का जो dipole moment है it will be from here to here and let P be the dipole moment. ठीक है? तो dipole moment भी हमारा y axis पे है and it is towards the positive y axis. ठीक है? Alright, अब देखते हैं आगे. It is present in a uniform electric field and we have not been given the field and its direction. उसका magnitude दिया है E.
The equipotential surfaces of E are parallel to YZ plane. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दिया है हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड दिया है कि इट इज पैरेलल टू YZ प्लेन, मतलब बेसिकली वो एक प्लेन है। दे आर ऑल प्लेन्स पैरेलल टू YZ प्लेन। जब प्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं तब हमने देखा है कि हमारा फील्ड कैसा होता है, वो होता है यूनिफॉर्म फील्ड, है ना। इसका मतलब सबसे पहला तो हमारी ये वहां से हिंट मिलती है कि ई मेरा कैसा है, यूनिफॉर्म है ना। तो फिर अब देखेंगे कि यूनिफॉर्म फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, वो सब हम आगे देखेंगे। वैसे उन्होंने पूछा ही है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई एंड देन दे हैव आस्क्ड हाउ मच टॉर्क विल बी एक्सपीरियंस। तो टॉर्क हम बाद में देखते हैं, पहले ई की डायरेक्शन देखते हैं। तो हमने ये भी देखा है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे हैं? दे आर पैरेलल टू दोस YZ प्लेन्स। तो उसको परपेंडिकुलर कैसी रहेगी वो डायरेक्शन? इट विल बी अलोंग द x एक्सिस। Did you get it? क्योंकि x एक्सिस YZ प्लेन को हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। अगर ये y पॉइंट है और ये YZ प्लेन है, मतलब ये मेरी z एक्सिस समवेयर हियर आई एम शोइंग, दिस इज माय z एक्सिस। So this is the YZ plane actually, जिसमें मेरा डाइपोल है, ये मेरा ओरिजिन है एंड ये मेरा x एक्सिस है। So x axis is perpendicular to YZ plane and electric field is also perpendicular to equipotential surface. तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा? Obviously है ना कि वो along x axis रहेगा, isn't it? लेकिन यहाँ हमें ये पता नहीं है कि वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है या निगेटिव x डायरेक्शन में है। They have not given any such hint. तो हम दोनों ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। It is parallel to x axis, either along plus x or along minus x. तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। क्या है आंसर? कि मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो या तो इसको पैरेलल रहेगी, मतलब along x पॉजिटिव x या along negative x, दोनों रह सकती है। So I will say that my answer to the first one is either it is along x direction positive or along x direction negative, ठीक है। तो पहला मेरा आंसर that field is parallel to x axis पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फिर ये मेरा ए आंसर हो गया। आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस सो प्लीज बेयर विथ मी फॉर दिस स्मॉल पॉइंट्स। ओके, ये मेरा पहला आंसर हो गया। फिर बी सेकेंड में क्या बोला है? हाउ मच टॉर्क विल इट एक्सपीरियंस? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म फील्ड? इट वाज P क्रॉस E, है ना। तो हम लिखेंगे कि इफ E इज अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, मतलब अगर E I कैप है तो फिर मेरा टाउ हो जाएगा P क्रॉस E। अच्छा, P की डायरेक्शन क्या थी हमारी? P was equal to P into J cap. It was towards the positive y direction, and so this is PJ cap cross EI cap. That is PE into J cross I. What is the value of J cross I? It is minus K, है ना। तो फिर मेरा टॉर्क बनता है माइनस PE K cap, right? और if E is E into minus I cap, मतलब निगेटिव x डायरेक्शन में अगर है तो फिर मेरा टॉर्क बनता है, ये अगर माइनस डायरेक्शन है तो ये बनेगा along प्लस K cap डायरेक्शन, तो मेरा टॉर्क बनेगा PE K cap, ऑलराइट। और अगर मैग्नीट्यूड पूछते हैं तो मैग्नीट्यूड दोनों की क्या रहने वाली है? PE, है ना। और अगर हम देखते हैं तो ये देखो,
अगर ये y एक्सिस है और ये प्लस x एक्सिस है तो एंगल 90 डिग्री है. We have PE sin theta as the magnitude of the torque acting on the dipole. Sin 90 तो 1 होता है, so it will be PE. Even if the E is in the negative x direction, the angle is still 90 degrees. तो magnitude फिर भी क्या बनेगी? Plus PE ही बनेगी. So you can write that the magnitude of the torque is PE. Alright? I think you have understood these questions. These are very important questions. Alright? और सेल्फ एनर्जी जो है ये हमने थ्योरी में नहीं किया हुआ है and that is why this is a different question. Alright? तो ये फिर से आप एक बार दो बार करके देखिएगा, देख कर की करेंगे, उसके बाद खुद के मन से करेंगे, ठीक है? And surely you will be able to do it properly. Alright? So that's all for this. Thank you.